नमस्कार साथियों, राजस्थान जेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज उन्हीं क्वेश्चनों की क्वेश्चन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आज आपको कॉपी लेके बैठनी है और कॉपी में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो आपको उसको पुश करके ये क्लास को देखना है कि आपको उन 40 क्वेश्चन के अंदर से कितने क्वेश्चन आते हैं, लास्ट के अंदर टोटल करना। टोटल करने के बाद में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपको कमेंट जरूर करना है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ आप लोगों को अब तक आपने जो भी सीखा है कितना कुछ याद है, मैं ये चीज आपको चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और बढ़ेंगे आज के धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी को राधे राधे। और जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो कि लैक्टोमीटर में निशान लगे हुए होते हैं। लैक्टोमीटर होता है और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो लैक्टोमीटर होता है आता क्या काम है। मैं बता भी चुका हूँ इस क्वेश्चन को। आपको ये बताना है कि जो लैक्टोमीटर है उसमें जो निशान लगे हुए होते हैं कितने से कितने तक निशान लगे हुए रहते हैं, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया हुआ है, सर सीयूटी का रिजल्ट आ गया। बेटा अभी सीयूटी का रिजल्ट आया नहीं, ओनली सीयूटी के आंसर की जारी की गई है। अभी सीयूटी का रिजल्ट अभी नहीं आया है ना, आंसर की जारी की है, स्कोर कार्ड भी अभी जारी नहीं किया गया, ठीक है ना। तो जल्दी से अपन को क्या करना है, आंसर देना है। तो ध्यान रखना बेटा, जो अपने पास एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ, अगर प्रॉपर वॉइस आ रही है तो ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ देखिए, जो लैक्टोमीटर होता है पहले तो ये पता होना चाहिए लैक्टोमीटर क्या काम आता है। तो लैक्टोमीटर क्या काम आता है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है किससे, लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और जो लैक्टोमीटर पे जो निशान बनी होती है, जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है, 0 से 40 तक होती है। कितनी होती है, 0 से 40 तक होती है, ठीक है ना। एक मीटर और होता है, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है ना। कौन सा मीटर, रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर ये क्या काम होता है, टीएसएस ज्ञात करने के लिए। इस पर भी जो रीडिंग होती है वो निशान लगे होते हैं 0 से 32 तक। कितने होते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर पर जो निशान लगे हुए होते हैं वो कितने होते हैं, 0 से 32 तक निशान लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको 100% ये चीज आपको मेरे को दिखाना है कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। जरूर आपको कमेंट जरूर करना है। कोचिंग के जो भी चैनल बना हुआ अपना आरजेसी सुपर साइंस के नाम से यूट्यूब, उसके ऊपर जाना है और आपको कमेंट करना है कि सर सुमित नाम है मेरा और मैंने इतने क्वेश्चन राइट किए थे और इतने क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। मैं ये चीज चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल दे रखी है और दूसरी तरफ क्या है, वर्णक दे रखा है। हाँ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो ध्यान रखना सुमेलित नहीं है, कुछ देखना है अपन को, क्या ढूंढना है, नहीं है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तो, बिल्कुल है काफी बार। और जो लाइकोपीन का जो सर्वाधिक निर्माण होता है ये भी मैं बता चुका हूं, कितने तक होता है ये ध्यान रखना, 23 या 21 से लेके 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाधिक निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, प्याज का काला रंग क्यूरिसिटीन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गाजर का नारंगी रंग, ठीक है ना, नारंगी जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मिर्च में चरपराट कैप्सिथिन के कारण होता है, ये गलत है। कैप्सिथिन के कारण तो लाल रंग होता है, कैप्सिथिन के कारण तो क्या होता है, लाल रंग होता है। जो मिर्च में जो चरपराट होती है वो किसके कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा, कैप्सेसिन के कारण होती है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल दे रखी है दूसरी तरफ तेल की मात्रा दे रखी है। तो आपको पता होनी चाहिए जो सूरजमुखी की फसल होती है उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है,
मूंगफली में कितनी होती है, तिल में कितनी होती है और सरसों में कितनी होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हो कौन सा है जो गलत आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 188। रोहतास ने डी आंसर दिया बेटा, कौन से का, अच्छा इसका डी दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही दिया है। ध्यान रखना, सूरजमुखी में जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 48 से 50, सही है। मूंगफली में कितनी होती है, 44 से 47 तक, ये भी सही है। तिल में 46 से 52% होती है, ये भी सही है। सरसों में तेल की मात्रा 42 से 44 तक होती है, गलत है। 42 से 44 तक नहीं होती। जो सरसों में जो तेल की मात्रा होती है वो बेटा कितनी होती है, ये ध्यान रखना, 33 से 35% तक ही होती है, ये ध्यान रखना, कितनी होती है, 33 से 35% ही होती है। ऑप्शन नंबर 4 तो अपना क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नाभिक बीज होता है, कौन सा बीज होता है, किस बीज को बोलते हैं नाभिक बीज, जिसके अंतर्गत जो शुद्धता परसेंट पूछी गई है, नाभिक बीज होता है जिसमें 80% शुद्ध होता है, नाभिक बीज 100% शुद्ध होता है, 50% शुद्ध होता है, 98% शुद्ध होता है। कौन, जल्दी से कमेंट करके बता दो। पहले तो ये बताना आपको नाभिक बीज किस बीज को कहा जाता है, ठीक है ना, नाभिक बीज किस बीज को कहा जाता है, पहले तो ये बताना आपको। तौफीक खान ने बी आंसर दे रहा, 100% नाभिक बीज में 100% शुद्धता होती है। और कोई बच्चा जुड़ा हुआ जो इसका सही आंसर दे सकते हो, तौफीक 33 से 44, ठीक है, हाँ वो चल जाएगा 33 से 44 से, लेकिन ध्यान रखना जो एग्जैक्ट होती है डी, इसमें 98% सुमित दे रहे, ध्यान रखना बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं। नाभिक बीज पहले तो ये बोलते हैं, ये कौन से बीज को बोलते हैं, तो ध्यान रखना मूल केंद्रक बीज को बोलते हैं। कौन सी बीज को बोलते हैं, मूल केंद्रक, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, ठीक है ना, मूल केंद्रक बीज को बोलते हैं। और ध्यान रखना जो मूल केंद्रक बीज होता है उसमें जो आनुवंशिक शुद्धता होती है कितने परसेंट होती है बेटा, 100 में से 100% होती है। आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, 100 में से 100% होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, 98% शुद्धता होती है वो किसकी होती है, वो आधार बीज की होती है। कौन सी बीज की होती है, आधार बीज की होती है। और एक चीज ध्यान रखना, जो नाभिकीय बीज होता है इस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, टैग नहीं होता है। आधार बीज पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पायरेथ्रम क्या है, एक पायरेथ्रम है, वो क्या है ये ध्यान रखना, शाकनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है, या कीटनाशी है, जीवाणुनाशी, कौन सा है, क्या है पायरेथ्रम, होता क्या है, ये जल्दी से आपको कमेंट करना है। और यहाँ रोक के भी आप खुद की अपनी कॉपी के अंदर लगाना है कि मैं इसका आंसर, अगर ये एग्जाम के अंदर आता तो मैं इसका आंसर ये लगाता, कवकनाशी लगाता, ठीक है ना। आपको ये डिसाइड करना। तो बेटा ध्यान रखना जो पायरेथ्रम है ये क्या है, आप तो करते कवकनाशी और मैं आके कर देता ले गलत, ठीक है ना। तो मैं इसको सही करवा देता हूँ आपका। ध्यान रखना जो पायरेथ्रम होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है कीटनाशी, क्या होता है, कीटनाशी होता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा पायरेथ्रम होता है, एंडोसल्फान होता है, और क्लोरोफाइरिपोस होता है जो दीमकनाशी होता है, ठीक है। ये क्या है सारे, ये कीटनाशी है, ठीक है ना, कीटनाशी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कीटनाशी होगा। नेक्स्ट है, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है। तो ध्यान रखना एक चीज, जब औषधि प्लांट्स पढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर जो इसबगोल होता है, इसबगोल की बीज और भूसी दोनों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बीज व भूसी का उपयोग करते हैं। अब आपको एक इतना सा करके देना, मेरे को ये बताना है कि इसबगोल के अंतर्गत जो रसायन पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है, उसका नाम जल्दी से कमेंट में पेस्ट कर दो। मैं ये चेक करना तो आपको याद है कि नहीं है, मैं करा भी चुका हूं उस क्वेश्चन को, फिर भी ये चेक करना चाहता हूं आपको याद है कि नहीं है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसबगोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसबगोल। अब जल्दी से बता दो इसबगोल के अंदर जो एल्कलॉइड पाया जाता है, हाँ कमेंट में भी करके बता सकते हो। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बता दो कमेंट में, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है, एल्ड्रीन से करते हैं क्या, एल्ड्रीन से तो एगेलोन से करते हैं क्या, जायरन से करते हैं क्या, या कैप्टोन से करते हैं क्या। तो कौन बताएगा इसका, जल्दी से आंसर दे दो इसका। हाँ किसी बच्चे ने म्यूसिलेट, सुमित, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। ध्यान रखना जो सफेद मूसली होती है, सॉरी, हाँ हाँ इस सब गोल, ठीक है ना, इसके अंदर जो रसायन एल्कलॉइड पाया गया था वो कौन सा था, म्यूसिलेज पाया गया था। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित करते हैं, तो बेटे एक ध्यान रखना, ये करता है कवकनाशी से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं,
कवकनाशी से करते हैं, और उस कवकनाशी का नाम क्या है? एगेलोल। क्या है? एगेलोल। ये तीनों, ये दोनों क्या है? 1 2 ये 3 है। तो बेटा एक ध्यान रखना, ये तीनों, पहले तो आपको ये पता होना है तीनों क्या है? कवकनाशी है, जिसमें से यूज किसका करते हैं? एगेलोन का करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से स्वपरागित फसलें है, सेल्फ पोलिनेटेड फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, मक्का, मटर, मक्का और सूरजमुखी। एक चीज ध्यान रखना, इनमें सभी में एक चीज कॉमन आ रही है, मक्का। तो 100% क्या हो सकता है कि मक्का तो क्या हो गई? परपरागित फसल हो गई। कौन सी होगी? परपरागित। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इधर बाजरा है तो बाजरा खुद ही परपरागित है, तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा? पहला आंसर आ जाएगा। गेहूं व धान क्या है? दोनों स्वपरागित फसलें होती है। और पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी स्वपरागित फसल होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर की कटाई छटाई का उचित समय। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, आपको गलत करके नहीं आना। वो चाहे कटाई छटाई दे या प्रूनिंग का समय पूछे आपको, तो ध्यान रखना बेर की जो कटाई छटाई या प्रूनिंग का उचित समय कब होता है? अप्रैल मई। तो ध्यान रखना मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मई जून नहीं होता भाई, मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में होता है। ठीक है ना, पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड बैकमोथ कीट किस सब्जी का मुख्य कीट है? मटर का है, टमाटर का है, फूल गोभी का, बैंगन का है? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 195 में जल्दी से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ए, आशीष यादव मटर, ये कौन से का आंसर दे रहे हैं आशीष साहब? जल्दी से। सी, सुमित ने सी आंसर दिया, फूलगोभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ध्यान रखना डायमंड बैकमोथ कीट है वो किसका है? फूलगोभी का। और इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो क्या है, बता सकते हो क्या? प्लूटेला जाइलोस्टेला। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनी, पूसा, बैसाखी, धूलिया, सुनैना, सीला किस्म कौन कौन सी? सारी लड़कियां है, मोहिनी है, सीला है, सुनैना है, और ये सारी किस्में किसकी है? जल्दी से कमेंट करके बताना। एक चीज तो है धूलिया, ये उत्परिवर्तित वैरायटी है। जल्दी से आपको बताना है किसकी उत्परिवर्तित वैरायटी है। पहले तो ये बताना आपको, ये जो वैरायटी लिखी हुई है ये है कौन सी फसल की, पहले तो ये बताना है। जल्दी से इसका आंसर दे दो। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका। डी आंसर दिया है, डी सुमित ने चंवला की। आशीष यादव डी ऑप्शन दे रहे हैं चंवले की। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज चंवला को तो देख के, आप सुनैना किस्म को देख के जरूर आप चंवला आंसर लगा रहे होंगे, लेकिन सुनैना से पहले और भी वैरायटी है, पूसा बैसाखी है, मोहिनी है, सीला है, ये वैरायटी को भी देखो। आपने तो एक क्यों सुनैना देखा और चंवला लगा दिया, तो ध्यान रखना जो सुनैना वैरायटी है वो चंवले की भी है, मानता हूँ इस चीज को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो सीला है ये चंवले की नहीं है, धूली है ये नहीं है, पूसा वैसा की नहीं है, मोहिनी नहीं, तो बेटा ये है किसकी? तो ये ध्यान रखना ये मूंग की वैरायटी है। किसकी है बेटा? मूंग की वैरायटी है। और ये कौन सी वैरायटी है? उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित वैरायटी है। कौन सी? ध्यान रखना धूलिया मूंग की उत्परिवर्तित वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ फल दे रखा, दूसरी तरफ उसका फल प्रकार दे रखा है, अपन को ढूंढना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब भिंडी का जो फल प्रकार होता है कैप्सूल, बिल्कुल 100% सही है। तो भिंडी का जो फल प्रकार होता है कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। अनार का बालुष्टा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अनार का फल प्रकार क्या होता है? बालुष्टा होता है। नींबू का, जितने भी नींबू के फल होते हैं उनका फल प्रकार क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है। ठीक है ना, नींबू को क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है। केले का फल प्रकार क्या होता है? अष्टिफल। अष्टिफल तो नहीं होता, और अष्टिफल को क्या बोलते हैं? ड्रुप बोलते हैं। तो ध्यान रखना जो केले का फल प्रकार होता है वो क्या होता है बेटा? सरस। क्या होता है? सरस या बेरी, सरस या बेरी होता है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अष्टिफल तो किसका होता है? आम का। किसका होता है? आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्णा गौरव। अब जल्दी से ये वैरायटी किसकी है ये भी आप कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 198, ये तीनों चारों वैरायटी अपर्णा है, गौरव है, अवरोधी है, चाफा है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जितने भी वैरायटी लेके आया हूँ एक नंबर वैरायटी है,
हो सकता है कि इन्हीं में से कोई भी वैरायटी फंस सकती है, ठीक है। अपर्णा, गौरव, अवरोधी, चाफा किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की, अरहर की, मोठ की, चना की। जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 190 डी ऑप्शन दे रहे चना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने आंसर दिया? ये डी रोहितास ने दिया है, सुमित भी दे रहे हैं, आशीष यादव भी दे रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, जो अपर्णा है ये किसकी वैरायटी है? गौरव अवरोधी है, तो ये किसकी वैरायटी है? चने की। चाफा अवरोधी ये चने की वैरायटी है, और ये अवरोधी चने की उक्ता रोगरोधी वैरायटी है। कौन सी है? उक्ता रोगरोधी वैरायटी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सब्जी का उद्गम स्थल भारत नहीं है? बहुत 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 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। फूल गोभी है क्या? टमाटर है क्या? बैंगन है क्या? मूली है क्या? कौन सी सब्जी ऐसी है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर दे दो जल्दी से। रोहिता, सुमित, आशीष, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से इसका आंसर दे दो। निम्न में से किस सब्जी का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत है। जल्दी से आंसर दे दो। ए दे रहे हैं फूल गोभी, वेरी गुड, अच्छा। डी दे रहे हैं हिमानी, डी तौफिक, बी दे रहे हैं, वेरी गुड। ध्यान रखना बेटा, आप सभी जितने भी आंसर दे रहे हैं अभी फिलहाल तो गलत ही दे रखे आप लोगों ने जो भी आंसर दिए। तो ध्यान रखना, निम्न में से किस सब्जी का उद्गम स्थल भारत है? तो ध्यान रखना बैंगन, ओनली बैंगन का ही जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत है। फूल गोभी का तो आपने पढ़ा होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्या है? भूमध्य मेडिटेरियन क्षेत्र होता है। टमाटर का पेरू उष्ण अमेरिका, पेरू उष्ण अमेरिका होता है। मूली का होता है यूरोप, यूरोपियन क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो बैंगन होता है उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ है? भारत में है, ठीक है। एक बैंगन है जिनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर लेना इस चीज का। 6 रो बार्ले, 6 पंक्ति वाले जौ का वनस्पति का नाम क्या है? 6 पंक्ति वाले जौ का वनस्पति का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो अब। 100 to 100 क्वेश्चन है, उस वाले आंसर कर दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? 6 रो बार्ले का वनस्पति का नाम क्या है? होडियम वल्गेर है, होडियम डिस्टिकन है, होडियम इरेगुलर है, और होडियम डिप्लोटीन है। तो जल्दी से आंसर को तो ए दे रहे हैं हिमानी, होडियम वल्गेर, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं, होडियम वल्गेर, वेरी गुड। 6 रो बार्ले का क्या है? होडियम वल्गेर, जबकि होडियम डिस्टिकन और इरेगुलर ये क्या है? 2 रो बार्ले, 2 पंक्ति वाले जो है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में नहीं उगाई जा सकती? क्या बोला है? नहीं उगाई जा सकती मिश्रित फसल के साथ में। अब आपको थोड़ा बहुत जब भी ये चीज देना तो आपको माइंड में तुरंत ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे ये दिया कि गेहूं के साथ में, तो ध्यान रखना वो फसल कौन सी होनी चाहिए? गेहूं की फसल होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। सीजन का मान लो गेहूं की नहीं, मतलब उसी रबी सीजन की फसल होनी चाहिए। गेहूं कौन से सीजन का फसल है? तो ध्यान रखना गेहूं किसका है? रबी सीजन का है। तो जो मिश्रित फसल के अंतर्गत आएगी वो फसल भी कौन सी सीजन की होनी चाहिए? रबी सीजन की ही होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अभी इसने नहीं पूछा चना कौन सी सीजन का है? रबी का है, तो ये तो बोल सकते हैं। सरसों कौन सी की है? रबी की है, ये भी बोल सकते हैं। अलसी कौन सी की है? ये भी रबी की है, ये भी बोल सकते हैं। मूंग कौन से क्या है? मूंग खरीफ का है, ठीक है। मूंग को खरीफ में न बो के जायद में भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन गेहूं की नहीं कर सकते जायद में बुआई। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है एमेनोफिलिक फसल है। अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत अच्छा है। ओनली आपको माइंड का खेल है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, आपको बस कुछ नहीं करना, अमोनोफिलिक ढूंढना है। क्या है अमोनोफिलिक? जल्दी से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 202 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आएगा? हाँ संजय सैनी इसका ए बता रहे, धान और गन्ना, वेरी गुड, अच्छा। और तौफिक ए दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा ध्यान रखना, पहले तो आपको ये पता करना होगा अमोनोफिलिक क्या होते हैं। अमोनोफिलिक वो होती है कि वे फसलें जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। कौन सी फसलें जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रोजन इसको अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। तो कौन सी है? जो जितनी भी जलीय फसलें होती है, कौन सी फसलें होती है?
जलीय फसलें होती है, वो फसलें किसके अंतर्गत आएगी? अमोनोफिलिक के अंतर्गत आएगी। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन भी बच्चों ने इसका आंसर दिया है बहुत अच्छे थे, सभी बच्चे इसका आंसर सही दिया। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। केले का पुष्पक्रम कहलाता है रेसिंग, साइमोस, पेनिकल, स्पेडिक्स। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो केले का पुष्पक्रम होता है क्या होता है? स्पेडिक्स। क्या होता है? स्पेडिक्स होता है। ठीक है। अब एक चीज और बतानी है आपको, केले के अलावा कौन से फल का पुष्पक्रम स्पेडिक्स होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, केले के अलावा कौन से फल का पुष्पक्रम स्पेडिक्स होता है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित में फल, एक तरफ फल दे रखे हैं, दूसरी तरफ खाने, खाने के बाद क्या होता है? मीजोकार्प होता है क्या? हाँ, पहले छिलके को उतार लेते हैं तो छिलके के बाद क्या आता है? मीजोकार्प होता है। ठीक है। केला का मीजोकार्प और एंडोकार्प बिल्कुल खाया जाता है। लीची में खाने के बाद क्या होता है? एरिल होता है, ये बिल्कुल सही है। पपीता का पेरिकार्प, पेरिकार्प नहीं खाया जाता। एक चीज ध्यान रखना, आपने देखा होगा 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, ये और ये। जो ऊपर वाला भाग होता है ये कौन सा होता है? पेरिकार्प। बीच वाला भाग होता है ये मध्य फल देती है, मीजोकार्प। और लास्ट वाला क्या होता है? एंडोकार्प। आपको इसी से पता लगाना है, बस इसी से पता लगाना है। अब देखो आम है, आम की, अब आपने देखा होगा आम है तो आम में पेरिकार्प, ऊपर वाला जो छिलका होता है, कभी खाया है क्या आपने? ठीक है ना, नहीं खाते ना? अरे खाते हैं क्या? तो ध्यान रखना, आम का जो छिलका होता है ना, नहीं खाते। लड़कियां खाती होगी लेकिन लड़के तो नहीं खाते। लड़के बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, लड़के नहीं खाते। लड़कियां तो कुछ भी खा जाती है, और जब तरबूज के छिलके को नहीं छोड़ती तो ये तो क्या चीज है। ठीक है। तो ये तो क्या है? पेरिकार्प। तो आम का तो नहीं खाया जाता, आम का क्या खाएंगे? मांसल भाग जो गुदा होता है वो खाते हैं, तो मीजोकार्प में अंतर्गत आ जाएगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट। केले में, केले का मान लो आपने ये छिलका उतार दिया तो मध्य भाग भी खाएंगे और एंडोकार्प भी खाएंगे। ठीक है। लीची का एरियल भाग खाया जाता है। जो लीची की में आपने देखोगे, लीची देखोगे, जो नीचे का जो मांसल भाग के अंतर्गत जो रेसे होते हैं, लीची में जो खाया जाने वाला भाग रेसे युक्त होता है, फल होता है, उनको खाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे एरेलो, उसको एरेल बोलते हैं। और वो मांसल भाग होता है ना, अब जैसे आपने देखा होगा सेव, सेव में भी जो खाने योग्य भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? मांसल पुष्पासन होता है। पपीता है, पपीते को मान लो आपने छिलका हटा दिया, ठीक है, छिलका हटाने के बाद में पपीता का, और दूसरा जो भाग आता है वो क्या होता है? मीजोकार्प होता है। और जो बीज का एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प को खाते हैं क्या पपीता में? नहीं खाते। बीजों को कौन खाता है? ठीक है ना, नहीं खाते हैं। तो पपीता का क्या आ जाएगा? मीजोकार्प आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सुमेलित नहीं पूछा है तो सी, लास्ट ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे की परिपक्वता किस उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है? एरिलोमीटर से करते हैं क्या? एनीमोमीटर से करते हैं क्या? टेंसियोमीटर से करते हैं क्या? कोई नहीं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये तो दोनों लिखवा रखे हैं आपको प्रॉपर, एरिलोमीटर से ही करेंगे फिर तो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सिंपल सा बैठ रहा है। एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु की गति। एनीमोमीटर से क्या करते हैं बेटा? वायु की गति मापते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है ना। और टेंसियोमीटर से मृदा नमी। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। चिकोरी तथा चकोरी किस फसल से संबंधित है? पहले तो ये पता करना है चिकोरी चकोरी है क्या। ये चिकोरी चकोरी क्या है? खरपतवार है। कौन क्या है? ये खरपतवार है। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि चिकोरी और चकोरी क्या है? खरपतवार है। कौन कौन सी फसल की है? तो ध्यान रखना, जो चिकोरी होती है गन्ने से संबंधित है, और जो चकोरी होता है ये बरसीम से संबंधित होती है। ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट खरपतवार है इनके। चिकोरी तो किससे है? गन्ने से। और चकोरी किससे है? बरसीम से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल तौफीक ने सही आंसर दिया है इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। निम्न किस्मों के समूह का मिलान कीजिए। हाँ बिल्कुल, जल्दी से इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन आपके सामने है, एक तरफ वैरायटियां लिखी हुई है और दूसरी तरफ फल लिखे हुए हैं, तो आपको मिलान करके देना है।
कि इसके आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। हाँ, कौन बता सकता है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट पेस्ट कर दो। चलो मैं चेक कर लेता हूँ कौन जल्दी से कितना जल्दी मैच करके इसका आंसर दे सकता है। वेरी गुड, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। हाँ, हिमानी ने ए आंसर दिया है, ई। चलो और भी बच्चे हैं क्या, चलो मैं चेक कर लेता हूँ और भी बच्चे। तौफिक ने ए आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो रोहितास ने, वेरी गुड। एक बार चलो कोशिश करें, ध्यान रखना बेटा, गणेश, मृदुला, रूबी और डोलका, ये तो अनार की है। पहला में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। पहले में सी आ रहा है क्या, बिल्कुल सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। इस वाले को तो क्या करेंगे, हटा दो। ऑप्शन नंबर 3 कोई अंगूर की, देखो अब एक काम करते, अंगूर दूसरे में, तो अंगूर की आपको पता है कि दिलकुश होती है, ब्लैक चंपा होती है, परलेट होती है, अनाबिसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैरायटी, बहुत इंपॉर्टेंट है परलेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंगूर में दो इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अमरूद में उमरान केतली तो ये किसकी होती है, बेर की होती है ये तो। और अमरूद की कौन सी है, अर्का मृदुला, बिल्कुल। हपसी लाल रंग की, लाल गुद्दे वाली होती है। एप्पल कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी बेटा, इसका ध्यान रखना आपको, इस वैरायटी का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। सी में क्या रहा है, बी, सी में बी देखना है ना अपन को। एक मिनट, कहाँ गए अमरूद, अरे अमरूद की ये थोड़ी है, अमरूद का तो कौन सा है, गणेश, मृदुला, रूबी, ये नहीं है। डी, सी में ए होना चाहिए, अमरूद ए, सी में ए। बेटा आपने तो गलत आंसर दे रखे हैं यार, डी कैसे होगा भाई, अमरूद का है, अमरूद में तो उमरान के लिए तो बेर की है, और फिर इधर का है, अच्छा सी में, ये डी है, अमरूद का, बेर का ए। सही बैठ नहीं रहा, मैच ढंग तरीके से करना चाहिए। देखो अनार का है ना, अनार की जो वैरायटी है ना वो है गणेश, मृदुला, रूबी। पहले में क्या आ जाएगा, सी, पहले में सी आ जाएगा। अंगूर की जो वैरायटी है वो कौन सी है, दिलकुश, ब्लैक चंपा, दो में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अमरूद का है, अमरूद में अर्का मृदुला हो गई, हपसी हो गया, तीन में ए आ जाएगा, और चार में बेर में, चार में डी आ जाएगा, सी बी ए डी आ जाएगा, सी बी, सी बी ए डी, बेटा सी आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, ठीक है ना, सी आंसर आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्या आएगा बेटा, सी आंसर आएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना, वापस से मैच कर लेते हैं। पहले में सी है, अनार की, गणेश है, मृदुला है, रूबी है, डोलका है, बिल्कुल अनार की वैरायटी है। दूसरे में अंगूर, दिलकुश, ब्लैक चंपा, ब्लैक प्रिंस भी ध्यान रखना किसकी है, इसकी है, अंगूर की है। मस्कट वैरायटी भी ध्यान रखना किसकी है, अंगूर की है, बहुत इंपोर्टेंट वैरायटी, पर लेटर आप सही है, दो भी सही हो गया। ए, अमरूद की अर्का मृदुला हो गई, हपसी हो गई, ललित, अमरूद की हो गई, ये हो गया, और डी। बेटा ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है, तो ध्यान रखना क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सुमित ने सही आंसर 3 दिया है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, किस प्रदेश को सोया प्रदेश, सोया प्रदेश कहा जाता है। अब एक आपको इतना सा हिंट और दे देता हूं कि जिस प्रदेश के अंतर्गत सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है उस प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश। अब जल्दी से कमेंट करके ये बता दो आप, किस प्रदेश में होती है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 208, जल्दी से ऑप्शन नंबर सी दिया है, सुमित राठौड़, मध्य प्रदेश, वेल डन, बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। सचिन, रोहितास, तौफिक, बिल्कुल सही आंसर दिया है, हिमानी, बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फलों का रोग दे रखा है एक, और एक तरफ पोषक तत्व दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट बना लेना भाई, इसको स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, ध्यान रखना, अब वो चाहे चिकन को आगे दे चाहे हैन को पीछे दे, कहीं भी दे, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग बोरोन की कमी से होता है, बिल्कुल।
नींबू में डायरेक्ट रोग कॉपर की कमी से होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अमरूद का ब्राउनजिंग रोग, देख ब्राउनजिंग जिंक जिंक की कमी से होता है, बिल्कुल। अमरूद का ब्राउनजिंग रोग जिंक की कमी से होता है। अंगूर का कैलेक्स एंड रोट मोलिब्डेनम की कमी से होता है, नहीं होता साहब। जल्दी से आंसर कौन, डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया है। किसके कारण होता है, हिमानी, जो भी सचिन, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से बता दो। अंगूर का कैलेक्स एंड रूट किसके कारण होता है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चों ने, कैल्शियम की कमी के कारण होता है कौन सा रोग, अंगूर का कैलेक्स एंड रोग, ठीक है। मक्का का पूर्वज माना जाता है थियोसिनेट, माहिदोल, गंगात्री और किसान। तो ध्यान रखना, मक्का का जो पूर्वज माना जाता है वो थियोसिनेट ही होता है। कौन सा होता है, थियोसिनेट को माना जाता है मक्का का पूर्वज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार जेट के अंदर पूछ लिया गया था कि मक्का का पूर्वज है तो कौन है, थियोसिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ विकार दे रखे और एक तरफ सब्जियां। फूल गोभी का जो विकार होता है फ्यूजिनेस, ये ध्यान रखना, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। फ्यूजिनेस है, रिसिनेस है और बटनिंग है, बिल्कुल बटनिंग। और एक चीज और ध्यान रखना, ब्लाइंडनेस, ये भी किसका है, फूल गोभी का, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, गाजर में कैविटी स्पॉट और स्प्लाइटिंग, वेरी गुड, ये भी सही है। टमाटर, टमाटर में राइपनिंग, कैटफिश और ब्लॉसम एंड रॉट, ये भी सही। चुकंदर में ब्लाइंडनेस तो मैंने लिख दिया, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है, चुकंदर में ब्राउन हार्ट रोग होता है, कौन सा रोग होता है, ब्राउन हार्ट रोग होता है, किसके कारण होता है, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 फिनिश हो चुका है, 212 की। हाँ, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फसल दे रखी है और उसको उनकी जलमांग दे रखी है, तो ध्यान रखना क्या, मक्का की 350 से 550 mm, गेहूं की 450 से 650 mm, कपास की 700 से 1300 mm, गन्ने की 1500 से 2500 mm। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 212 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे ब्राउनिंग बोरोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही आंसर दिया बेटा, बिल्कुल ये आंसर दे रहे हिमानी सुमित वर्डन, बहुत अच्छा। जोगिंदर सैनी बी आंसर दे रहे हैं बेटा, गेहूं, गेहूं की तो सही है बेटा, जोगिंदर 450 से 650 से होती है, ठीक है ना बेटा। मक्का की बिल्कुल गलत है, जल्दी से, मक्का की कितनी होती है, 500 से 800 mm। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे जलमांग को mm में नहीं देके अगर सेंटीमीटर में देता तो कितना हो जाता, 500 का 50 से 80 सेंटीमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर मान लो वो mm में नहीं देता, ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में देता तो क्या करना है अपन उनको, 50 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से गलत को सुमेलित कीजिए, विटामिन का नाम दिया और इधर रासायनिक नाम दे रखा है, तो कौन सा, विटामिन B2 का थायमिन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, तो विटामिन को अच्छे तरीके से याद कर लेना, विटामिन से 2 क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास अगर इनका जुगाड़ है, आप अगर पढ़ रहे हो कहीं से है तो ठीक है, आप मेरे को बोल देना, मैं इसको एक क्लास के अंदर इसकी ऑनलाइन क्लास ले लूंगा इसकी, तो ये वाली क्लास भी आपको फिनिश करवा दूंगा। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आईसीआर का जब पेपर हुआ था, मैंने एक बैच का पेपर देखा था, उसके अंदर 5 क्वेश्चन विटामिन से पूछे गए थे और बिल्कुल सिंपल सिंपल, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि वसा विलेय विटामिन कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना, जो वसा में जो विलेय होता है, वसा विलेय एडक होता है, ए डी ई के, और जल में बीसी। अब उसने पूछा था कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, ए था ऑप्शन में, ई था, के था, ओ सी था, तो सी नहीं है हुआ, ठीक है। तो सी किसमें है,
जल में घुलनशील है। बस इतना सा आपको ये चीज ध्यान रखनी। अब अपन को इधर का रासायनिक नाम मैच करना है। कोई बच्चे ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 213 का? बी सी नहीं है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बच्चा आपने सही आंसर दिया, सही दिया, हाँ। अब एक चीज ध्यान रखना, इधर का पहले काम से हटाते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा सुमिलित क्वेश्चन थोड़ा बहुत निम्न से गलत को सुमिलित करे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, मैचिंग की करवा रहा है, विटामिन दे रहा है। तो विटामिन बी2, तो विटामिन बी2 को थायमिन नहीं होता बेटा, ये तो ये पहले ऑप्शन गलत होगा। विटामिन बी2 क्या होता है? बी2 होता है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो सर थायमीन क्या होता है? थायमीन होता है विटामिन बी1 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बी1 को बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आपके पास आ गया विटामिन बी6 क्या बोलते हैं? पायरोडोक्सिन। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, पहले का आंसर आप क्या करना है? सही करना। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और जबकि थायमीन किसको बोलेंगे? विटामिन बी1 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब आपको इसके अंदर ध्यान रखना कि कौन सी क्रिया किसके अंतर्गत की जाती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं काफी बार बता चुका, जूट के अंतर्गत कौन सी क्रिया करते हैं? रेटिंग की करते हैं, काफी बार बता दिया, ठीक है ना। टेशल भाग, ये तो मक्का से संबंधित है गुरुजी। कैसे कि टेशल किसको बोलते हैं? मक्का के नर भाग को बोलते हैं, और मक्का के मादा भाग को क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। इस वजह से ये इसका हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर कपास का बोल हो जाएगा, और मूंगफली में क्या हो जाएगा? पैकिंग हो जाएगा। वेरी गुड। अब आंसर लगा दीजिए, पहले में बी और तीसरे में डी। पहले में बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दुर्गामणि, उषा बोर्ड, वसुंधरा, एक वो लिख लेना, बायो 902 किस फसल की वैरायटियां है? दुर्गामणि, पूसा बोल्ड, वसुंधरा, बायो 902। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। 215 नंबर के क्वेश्चन में आंसर आ चुका है। डी डी बी, डी बी आया, अलसी की दिया है कुछ बच्चों ने, हिमानी बी दे रही है, सरसों, वेरी गुड। और कौन दे रखा है? सुमित राठौड़ बी दे रहे हैं, सुमित बी दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। सरसों की वेरायटी है ये, ध्यान रखना किसकी वेरायटी है? सरसों की है। दुर्गामणि, उषा बोलो, वसुंधरा और बायो 902 किसकी वेरायटी है? सरसों की वेरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दे रखे? क्रांति। ये भाई साहब क्या आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ क्रांति दे रखी, दूसरा तरफ संबंध दे रखा है, और सुमेलित नहीं है कौन सा अपन को ढूंढना है कि जो मैच है वो कौन सा गलत है। ग्रे या दूसर क्रांति पूरक उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। रजत क्रांति सिल्वर उत्पादन से है, रजत या सिल्वर अंडा उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ग्रे या दूसरी क्रांति पूरक उत्पादन से, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। गुलाबी क्रांति ये गलत हो गई, ये सरसों से थोड़ी है। सरसों से तो कौन सी आती है बेटा? पीली क्रांति, पीली आती है ना तिलहनी उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति से कौन सा आता है? झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन करते हैं बेटा गुलाबी क्रांति में, या प्याज उत्पादन भी करता है, झींगा या प्याज, ठीक है ना। दोनों में ध्यान रखना, झींगा या प्याज उत्पादन कौन से क्रांति के अंतर्गत? गुलाबी क्रांति में करता है। सरसों उत्पादन में कौन से करते हैं? पीली क्रांति का। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति में कौन से करते हैं? अंडा उत्पादन का करते हैं। लाल क्रांति मांस या मांस उत्पादन करते हैं। पिछले साल क्रांतियों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल क्रांति का संबंध किस फसल से? तो ध्यान रखना किससे था? आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात, प्रगति और ICPH 8 किस में है? मोट की, अरहर की, चौला की और चना की। तो ध्यान रखना बेटा, अरहर
की वैरायटी है, तीनों ही वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वैरायटी है, प्रभात है, प्रगति है, ICPH8 किसकी वैरायटी है? अरहर की वैरायटी है। बेटा डी आंसर नहीं, चने की नहीं है बेटा, ये बी आंसर दिया बिल्कुल। हाँ हिमानी ने बी दिया, अरहर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। धान के पौधे तैयार करने की किस विधि में मिट्टी तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है? गीली क्यारी विधि में, डेपो विधि में, शुष्क क्यारी विधि में और लेह युक्त बुआई विधि में। तो एक चीज ध्यान रखना, जो धान की रोपाई करते हैं ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं होती है? अगर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती तो कहाँ पे की जाती है उनकी खेती, पौध कहाँ पे तैयार की जाती है? तो एक चीज ध्यान रखना, जो डेपो विधि है, कौन सी विधि है? डेपो विधि। इसके अंतर्गत ध्यान रखना मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। ये किस पे करते हैं? जूट के जो बोरे होते हैं या केले के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर इनकी खेती की जाती है या पौधे तैयार किया जाता है इनके ऊपर, ठीक है। हाँ, डेपो विधि में पौधे जो तैयार करने की उम्र होती है ना, कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? 11 से 13 दिन के अंदर इसके पौधे क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है क्षेत्रफल? 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। 1 हेक्टर के लिए जो पौध तैयार करने के लिए जो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है वो कितना होता है? 25 से 30 वर्ग मीटर होता है। अगर मैं इसकी डेपो विधि के लिए अगर बीज दर की बात करूं तो ध्यान रखना कितनी बीज दर लेते हैं? 3 kg प्रति हेक्टर के लिए। इतने से में क्या करते हैं? पूरे खेत के लिए पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कौन से में? डेपो विधि में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत को चुनना है। फसल और क्रांतिक अवस्था दे रखी है, मतलब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था दे रखी है। मक्का में नरमंजरी आते समय, बिल्कुल सही है, ये तो मक्का में नरमंजरी आते समय करते हैं। कपास में डोडे बनते समय या बोल बनते समय, बिल्कुल। मूंगफली में तातू या सुइया बनते समय, बिल्कुल। सोयाबीन में पुष्पन के बाद, बिल्कुल गलत है। सोयाबीन में जो क्रांतिक अवस्था आती है वो बेटा कब आती है? पुष्पन से पहले। कब आती है? पुष्पन से पहले, फ्लोवरिंग से पहले या फ्लोवरिंग के समय ही इसकी क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग अप क्रिया की जाती है। अर्थिंग अप क्या होती है बेटा? मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अब मिट्टी चढ़ाने की क्रिया कौन सी फसल में करते हैं? मूंगफली में करते हैं क्या? कपास में करते हैं क्या? मूंगफली या गन्ने में करते हैं क्या? गन्ना या धान में करते हैं क्या? मूंगफली, गन्ना या आलू में करते हैं क्या? बिल्कुल। फोर्थ नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ध्यान रखना। मूंगफली में भी करते हैं, गन्ने में भी करते हैं और आलू में भी करते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने भी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अस्पोडेलस कैन्यूआइफोलियस किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये भाई साहब इतने बड़े नाम लेके बैठे हैं, ये है कौन? क्या नाम है इन भाई साहब का नाम? ठीक है ना, ये पता करना बहुत जरूरी है। कौन है ये ऐसा प्राणी जिसने इतना बड़ा नाम रख लिया खुद का ही 2-4 गांवों को जैसे? अस्पुडलस टेनियोफोलियस किस फसल का प्रमुख खरपतवार माना जाता है? जल्दी से आपको बताना है। पहले तो इसका नाम बता दो मेरे को बस, चाह रहेगी। कौन बताता है? आज ये चेक करना चाहता हूं, अस्पुडेलस टेनियोफोलियस कौन नाम बताएगा? जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। देखना नहीं है आपको, कसम है मेरी। अगर आप जल्दी से बताना, और नहीं आता तो जल्दी से आप नहीं भी लिख दें कि सर नहीं आता है मेरे को, आप ही बता दो, तो मैं बैठा हूं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। जल्दी से किसने आंसर दिया है? हिमानी ने भी आंसर दिया है, जवार का। बेटा आपने इसी का दिए थे? नहीं आता, वेरी गुड। नहीं आता, और सर इतना बड़ा नाम से तो हम अपना नाम भूल गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सुमित अपना नाम भूल चुका है। हाँ, आशीष भी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसका जो नाम है एस्पोडेलस टेनियोफोलिस, ये बोलते हैं बेटा प्याजी को। क्या किसको बोलते हैं? प्याजी। और अब ये बता दो, प्याजी किस फसल का एक प्रमुख खरपतवार माना जाता है? चलो इतना बता दिया, अब तो इसका आंसर दे दो। आप जल्दी से आंसर दे दो बेटा। किसका नाम है? एस्पोडेलस टेनियोफोलिस, प्याजी का है। अब इसका आंसर दे दो। अब इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से ये बता दो। तौफीक खान ने सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुमित राठौड़, तौफीक खान, बिल्कुल चने का है। किसका है बेटा? चने का है, बहुत अच्छा है। देखो इतना सा हिंट मिलते हैं बच्चों ने तुरंत इसका क्या कर दिया? आंसर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है,
पाइका रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से, क्रूड रेशो की कमी से। कौन सा रोग होता है? पाइका रोग है। तो किसकी कमी के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन नंबर 222। जल्दी से आंसर, पलटन जल्दी से आंसर दे दो। मेरी पलटन बहुत अच्छी है, काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। सुमित राठौर ए दे रखे हैं, विटामिन की कमी से पाइका रोग। बेटा पाइका रोग हो रहा है, आपने विटामिन में कभी नहीं देखा होगा पाइका रोग, है ना? अगर आपने देखा होगा तो पेलेग्रा रोग देखा होगा, लेकिन पाइका रोग नहीं होता विटामिन की कमी से। कुछ बच्चे दे रहे हैं डी, बी, सी, ठीक है। टॉपिक सी देना, प्रोटीन की कमी नहीं बेटा, ध्यान रखना। तो पाइका रोग होता है वो खनिजों की कमी से होता है। किससे? खनिजों की कमी से होता है पाइका रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमिलित करें। एक तरफ फल दे रखा है, दूसरी तरफ टीएसएस दे रखा है। जल्दी से आपको मैच करना है फलों। अब ध्यान रखना है यहाँ पे फल पाक। पहले तो ये पता होना चाहिए फल पाक बोलते किसको है, तो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प बताता हूँ। जैम किसको बोलते हैं? जैम को। अब ले बोलेंगे बेटा जेली, ठीक है। अब इतना सा तो आप लगा ही सकते हो। फल पाक जैम का टीएसएस कितना होता है? 68 डिग्री ब्रिक्स, और जेली का 65 डिग्री ब्रिक। एक काम कर लेते हैं, पहले में बी और दूसरे में सी। पहले में बी, दूसरे में सी। पहले में बी, अरे ये तो गलत हो गया, अरे इधर का थोड़ी है। फल पाक पहले में बी फल पाक और दूसरे में सी, अरे गलत लगा दिया ना, कहाँ होगा? फल पाक 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। अवलेय है, अवलेय का बेटा जेली को बोलते हैं, इसका 65 डिग्री होता है। शरबत का होता है कितना? 65 से 70 डिग्री ब्रिक्स। केचप का कितना होता है? 25 से 28, और अगर सॉस की बात आए तो 16, ठीक है। अब मैच कर लो इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। पहले में बी और दूसरे में डी, पहले में बी दूसरे में डी, तीसरे में ए आना चाहिए। केचप का कितना होता है? 25 होता है। पहले में बी दूसरे में डी, ए आ गया, इधर आ गया, और चौथे में शरबत में सी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? कुछ बच्चे बी, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, टीपीएस तकनीक का संबंध किस फसल से? देखता हूं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा या सर ने अगर पढ़ाया भी होगा, लिखवाया है, और आई थिंक मैंने सुना भी है। जब वो पढ़ा रहे थे तब मैंने इसके बारे में सुना भी था, ठीक है। अब ये ढूंढता हूं आपने कितनी अच्छे से पढ़ा है। हाँ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका बी 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 बी, वेरी गुड। अरे वाह यार, वेल डन, बहुत शानदार, वेरी गुड। सभी बच्चे इसका सही आंसर दिया है। जल्दी से इसकी फुल फॉर्म भी बता दो बेटा, टीपीएस का मतलब क्या हुआ? जल्दी से इसकी फुल फॉर्म भी बता दो। आपने सही आंसर चुना है, बी ऑप्शन बिल्कुल आलू से संबंधित है। वेल डन, बहुत अच्छा, आई एम इम्प्रेस, बहुत अच्छे, शानदार पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी तैयारी है, फोड़ कर आओगे पेपर को। एक ही है, नेगेटिव मत करना बस। 100 बातों की एक ही बात कहूंगा, इतना बड़ा हाथ जोड़ के आप सभी से, जितने भी बच्चे अगर जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब पास होंगे, ये गारंटी है। एक बच्चा भी एक दिन आया था, अभी 2-3 दिन पहले, और वो सुपरवाइजर की तैयारी के लिए आया था। किसकी तैयारी के लिए आया था? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी के लिए आया था। और अभी उसने रिसेंटली पास किया था 12th, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने जेट के एग्जाम नहीं दे रहे क्या? कि सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं जेट का एग्जाम भी दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कहा उसे कि सेल्फ स्टडी से कितना क्या पढ़ लोगे आप? केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, बायो को कैसे पढ़ोगे? तो चलो बायो केमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात थी। मैंने उस बच्चे से इतना सा पूछा था, चलो एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो। तो मैंने उससे ये पूछा था कि जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? अब वो बच्चे को नहीं आया। अब आप देख लो, जो सेल्फ स्टडी तैयारी करते हैं वो कुछ भी नहीं है आपके आगे, आप उनसे लाख गुना अच्छे हो। बस इतना ही कहूंगा, आप में जो कमी है, जो ओबलाइज की है मैंने, वो है नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बीमारी है आपकी नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं रुकती, ठीक है ना। आपने अगर नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर लिया है ना, अपने काबू में रखा ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप अच्छे कॉलेज के अंतर्गत जाओगे, ठीक है ना। और अगर पेपर टफ आता है, आपको लग रहा है कि जो पढ़ाया हुआ वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो 100% कह रहा हूँ
आपने अगर 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी कर दिया है ना, अगर ऐसा लग रहा है आपको 100%, पहली बात तो ये है कि जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे पेपर पता नहीं कि ऐसे अटपटा दे दे वहां पे, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपने वहां पे अगर 40 क्वेश्चन भी सही सही करके भी आ गए ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी कॉलेज को कोई नहीं लेने वाला, आपकी कॉलेज को कोई नहीं लेने वाला, आपकी सीट फिक्स है। अगर आपने 40 क्वेश्चन करके भी छोड़ दिया तो अब आप सोचो 120 में से 80 क्वेश्चन छोड़ना कितनी बड़ी बात है। 80 क्वेश्चन तो वो छोड़ते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है ना। आज किसी बच्चे को डायरेक्ट बिठा देना, अगर वो 12वीं में भी अच्छे से पढ़ाई की हो, अगर वो भी एग्जाम में बैठ जाए तो 40 क्वेश्चन तो वो भी कर सकता है इजी वे में। लेकिन वो उसको लेके कौन बैठती है, नेगेटिव मार्किंग। वो जानता ही नहीं नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, जो बच्चे तैयारी नहीं करते। आधे से बच्चे तो इसी के अंतर्गत फेल हो जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ऑप्शन नहीं भरा तो आधे से बच्चे तो इसी के अंतर्गत साफ हो जाएंगे, ये फिक्स है। अगर आपने 5वें नंबर के ऑप्शन को नहीं भरा तो आपका 100% है क्या होगा, काम तमाम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उसको तुरंत किस में पढ़ना है, 5वें नंबर के ऑप्शन में पढ़ना है। जब भी पेपर करते हो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आ सकता है, उसको क्या कर लो, गोला कर लो, गोला बना लो। गोला बनाने से क्या फायदा होगा, आपको ये पता रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन को छेड़ा नहीं है, ठीक है। छेड़ने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो। अरे छेड़ने से मतलब होगा कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उनको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप लास्ट में इन पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ने इसके चलो फुल फॉर्म दिया है, ट्रू प्लांट सीड। नहीं बेटा, ट्रू पोटैटो सीड होता, प्लांट सीड नहीं होता। क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है। और इसके जो ट्रू पोटैटो सीड होती है, इसकी खोज या इसके जनक कौन है ये भी बताना है आपको। ट्रू पोटैटो सीड, इसके जनक कौन है बेटा, रामानुजन। क्या है, इसको बोलते हैं सत्य आलू। क्या बोलते हैं इसको, सत्य आलू, सत्य आलू बीज। और इसकी बीज दर 50 ग्राम रखते हैं बेटा, 50 ग्राम इसकी बीज दर रखते हैं। ये इतना खतरनाक बीज होता है ना, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, मैंने अभी बताया था किसने की थी, रामानुजन ने। और अगर पूछ ले आपको सीड प्लॉट टेक्निक, क्या सीड प्लॉट टेक्निक किसने की थी, पुष्कर नाथ ने। किसने, पुष्कर नाथ, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर आलू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सब्जी कोल क्रॉप्स। अब ऐसे भी क्वेश्चन जेट के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, तो आप ये हल्के में मत लेना, ठीक है ना, कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, निम्न में से कौन सी सब्जी कोल क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आती। कोल क्रॉप्स होती क्या है, जितने भी गोभी वर्गीय है, कौन सी है, जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। बाकी की सब्जी किसके अंतर्गत आती है, अलग आती है। तो ध्यान रखना, अपन को यही छांटना है कि कौन सी गोभी वर्गीय सब्जी नहीं है। फूल गोभी तो गोभी वर्गीय है, ब्रोकली गोभी वर्गीय है, गांठ गोभी गोभी वर्गीय है, गाजर गाजर जड़ वाली फसलें आती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है बेटा, सभी ने सही आंसर दिया है, वेल डन। आज इतना ही काफी है, ठीक है। अब आपको मेरा वादा नहीं भूलना है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए से आपको अपने YouTube चैनल पे आके बताना है कि सर मेरा नाम ये है, मैंने इतने क्वेश्चन किए थे। सभी के कमेंट पढ़ूंगा, सभी से ये सवाल रहेगा मेरा, कितने क्वेश्चन किए हैं आपने, ठीक है, उसमें से गलत कितने किए हैं और सही कितने हुए हैं, आपको ये एनालिसिस करना है, आपको रोज करना है। क्योंकि तभी अपन को क्या पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूं और कितना गड्ढे में हूं, ठीक है। मिलेंगे इसी प्रकार नए क्वेश्चनों के साथ में। हो सकता है कि कल सैटरडे है ना, और कल मैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चनों को तैयार करूंगा। हो सकता है कि मैं संडे को आपकी कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री को सल्टाने की सोच रहा हूँ, है ना। 100 क्वेश्चन के अंतर्गत कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और इतनी गारंटी दे रहा हूँ उन 100 क्वेश्चनों में से एनिमल हस्बेंड्री के कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। 7 से 8 क्वेश्चनों को समेट दूंगा, ये गारंटी है। इतना है, 7 से, अगर पेपर नॉर्मल रहा तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन समेट दूंगा 10 में से, ठीक है। मिलेंगे नए जोश के साथ में, ठीक है। थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी, उसके बावजूद भी मैंने आपकी क्लास नहीं छोड़ी, वो वेट कर रहे होंगे कुछ बच्चे, ठीक है ना।
अच्छा लगा आप लोगों का, आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। ठीक है, कुछ बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं, और खासकर धौलपुर वाले बच्चे जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि सर हम जरूर पास होंगे। और यही मैं सभी बच्चों से आज करता हूँ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दमदार जान लगा दो। 8-9 दिन में जितना भी बच्चा है उसको पीछे से रिवीजन स्टार्ट रखो, उसका काम चलता रहेगा, सिलेबस चलता रहेगा, उसकी टेंशन मत करो। लेकिन जो चल रहा है उसका, जो उसका पीछे से आप क्या करना है, रिवीजन करना है बस। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास में अगले नए क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।